कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के आज के इस नॉर्थ जोन से जुड़े हुए महिला सदस्यों के आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल से जुड़े हुए हमारे सभी विधानसभा और संसद में जाने वाली हमारी सभी मान्य सदस्यगण और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस महत्वपूर्ण जोन से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महिला सदस्यों का कानपुर में इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे रुचि लिए और आज आप सब बहनों की उपस्थिति यहां कानपुर में हुई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं, कॉमन इशू पर सहमति नहीं बन पाती। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के समय उनके साथ अलग अलग चर्चा पर चर्चा के माध्यम से भी
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी का। उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था। न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है। तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है, कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है। परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जिन देशों में जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहते हैं, उन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां की विधायिका में 10% भी नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14 से 15% है और उत्तराखंड में भी 10% से थोड़ा ऊपर है। थोड़ा सा है, आने वाले समय में लगता है कि ये बढ़ेगा ही। वैसे भी कहते ना कि जो सुधरता नहीं उसको प्रकृति सुधार देती है। तो प्रकृति सुधार रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है लेकिन सबसे प्राचीन भी है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है।
भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उस को भी उसी समय 1952 में ही अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था, जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। यानी भारत इस मामले में दुनिया से बहुत आगे है, और आगे जाते जाते आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वह एक बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा कहना है कि समाज की व्यवस्था में महिला और पुरुष, नर और नारी दोनों मिलकर के एक व्यवस्था का संचालन करते हैं, दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि आप ये कहने लग जाएं कि अब हम लोग यहां आ गए तो उसके बाद अब विद्रोह खड़े करके आप समाज को ही चुनौती देने लग जाएं। ऐसा नहीं। याद रखना, इसकी शुरुआत परिवार से होती है, घर से होती है। देखिए, मैं आपको आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। 2017 में सरकार बनी, प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और कमोबेश कोई एक जनपद और कोई एक क्षेत्र नहीं था। मैं जिस भी क्षेत्र में जाता था देखता था, मैं खासतौर पर इन बातों को देखता था। मैं उस समय ज्यादातर निकलता था जब बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने एक बात को अनुभव किया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, और बालकों के पैरों में चप्पल या जूते जरूर रहते थे, ज्यादातर के पैरों में। सबके नहीं थे लेकिन रहते थे। मैंने एक बार एक जनपद में जब मैं गया था, जनपद के दौरे पे, तो मैंने एक स्कूली बच्ची से पूछा, संभवतः दिसंबर का माह था, स्कूल खुला था। वह एक पुरानी सा झोला अपने कंधे पे ऐसे लटका करके चल रही थी स्कूल, नंगे पैर थी, केवल एक शर्ट थी, उस एक कुर्ता था उसके बदन में, कोई स्वेटर नहीं, वह भी कुर्ता भी जो था बहुत पुराना था, नंगे पैर थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कहां जा रही हो? तो उसने कहा स्कूल। मैंने कहा तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो वो कुछ बोली नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पैरों में चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है? तो मैंने कहा कितने भाई बहन हो तुम लोग? तो उसने कहा हम 2 बहन हैं और 2 भाई हैं। तो मैंने कहा तुम सबसे बड़ी हो? कहा नहीं, मैं दूसरे नंबर पर हूं, मुझसे बड़ा एक भाई है, एक भाई और छोटा है मुझसे है, और बहन भी छोटी है। तो मैंने कहा भाई स्कूल नहीं जाता है? कहा नहीं, भाई दोनों स्कूल गए हैं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा वो भाई है ना, तो उसको पब्लिक स्कूल में भेजा गया है और मुझे सरकारी स्कूल में भेजा गया है। तो मैंने कहा क्या भाई के पास भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है? कहा नहीं, भाई के पास जूते हैं लेकिन बेटी के पास नहीं होंगे। आखिर यह भेदभाव भी तो किसी मां बाप ने किया होगा।
यानी ये घटना हम लोगों को अंतःकरण से हिला देती है। और मैं उसी दिन लखनऊ आया था, मैंने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक ली और मैंने कहा भाई ये काम करो कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में हर बालक और बालिकाओं के लिए यूनिफॉर्म के साथ साथ स्वेटर भी अनिवार्य करो और उनको जूते मोजे भी उपलब्ध कराओ। मेरे पास प्रस्ताव आया का सब बहुत बच्चे होंगे। हमने कहा कितने होंगे, 25 करोड़ से तो ज्यादा नहीं ही होंगे ना। और आज हम लोग 1,91,00,000 उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब मैं जाता हूं तो मैं देख करके मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे अभिभावक जूते मोजे खरीद नहीं पाते हैं, अभी भी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कम से कम नंगे पैर तो नहीं रहती बेटी, चप्पल पहन करके ही जाती है, लेकिन जाती जरूर है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के साथ बैठ सकते हैं, प्रधानाचार्यों के साथ बैठ सकते हैं, या गांवों में जाते हैं तो अभिभावकों के साथ बैठ सकते हैं। उनको इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जो पैसा उन बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, स्वेटर के लिए, जूते मोजे के लिए सरकार दे रही है, उस पैसे के लिए उन्हीं बच्चों के लिए आप खरीदिए। दूसरा, प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक, माननीय सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की कायाकल्प की। ज्यादातर विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे तैयार हुआ। कहीं फ्लोरिंग बन गई, कहीं स्मार्ट क्लास बन गए, कहीं लाइब्रेरी बन गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, और भी सुविधाएं मिल गई। यह समाज की सहभागिता, सरकार का इसमें कम था, जन सहभागिता ज्यादा थी, और यह कार्य हम और भी बृहद स्तर पर कर सकते हैं। याद रखना, केवल सरकार के भरोसे रह करके कोई स्कीम बहुत सफल हो जाए कठिन है, समाज को भी उसमें सहभागी बनाना पड़ेगा। तो पहले परिवार की दृष्टि हमें बदलनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर प्रयास न हुए हों। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है बहुत अद्भुत है, आपने देखा होगा। हर घर में शौचालय बन गए। शौचालय शुद्धि का प्रतीक तो है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण नारी गरिमा का प्रतीक है। महिलाओं को पहली बार जमीन में पर भी अधिकार मिल गया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है, या किसी भी अन्य क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में होती है कि जहां पे गांव या कोई भी मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पे जब मकान लोग बनाते हैं तो ग्राम पंचायत की लाइन होती है, और ग्राम पंचायत की आबादी की लाइन में लोग अपना मकान बना लेते हैं। अगर वह व्यक्ति जिसका मकान कभी बना हुआ था, अगर कभी मकान टूट गया और आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि तत्काल बना ले, तो कुछ समय तक वैसे टूटा मकान रहता है, फिर एक बार जब उसके पास पैसा होता है तो फिर वह अपना मकान बनाता है। लेकिन अब तक उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई कागजात नहीं होते थे। कोई दबंग व्यक्ति अगर उस पर दावा करता था कि साहब ये मेरा है, तो कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आता था, क्योंकि उसके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं था कि ये जमीन उसकी है या उसको मिला है। आज वहां पे ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से घरौनी हर परिवार को उपलब्ध हो रहा है, और बाकायदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ड्रोन से सर्वे होता है, फिर उसका गांव में जाकर के चिन्हांकन होता है, सीमांकन होने के बाद तब जाकर के ग्राम पंचायत की बैठक में उसको फिर उसका मालिकाना अधिकार महिला के नाम पर प्राप्त होता है। 4 करोड़ महिलाओं को आवास मिल गए, और आवास में भागीदारी महिला की है।
यानी आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ परिवार पहले इससे वंचित थे। इसके अलावा रसोई गैस का कनेक्शन, याद करिए कितना कठिन होता था, कितने बड़े पैमाने पे मिले। 10 करोड़ से अधिक लोग, महिलाओं को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ। परिवार में अगर कोई बीमार है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती थी